सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 में। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीआर 1956 जो आया था, 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था 1956 में। उसमें क्या क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इसलिए आया था ताकि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से डेवलप करा जाए, उस तरीके से मेन मोटिव रखा गया था। ठीक है, इंडस्ट्रीज को मेन किस तरीके से डेवलप करा जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज को किस किस तरीके से डेवलप करा जाए और किसका लीडिंग रोल होगा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। तो जो 1956 का आईपीआर आया था उसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट का लीडिंग रोल होगा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। मैंने बता चुका हूँ गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेट करती है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास उतना लैक ऑफ फंड्स था, पैसे थे नहीं, तो किसको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, किसको आगे आना पड़ेगा, स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर था इस तरीके से कैपेबल नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। तो जो आईपीआर 1956 का आया था, मतलब कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का जो रेजोल्यूशन आया था, तो उसमें स्टेट ने क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करा था, स्टेट ने एक लीडिंग रोल रखा था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आईपीआर आया था 1956 में, उसमें ये बोला गया कि जो भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जो भी कंट्री में इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, उसमें लीडिंग रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। दिस रेजोल्यूशन लेट अ रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। ये जो रेजोल्यूशन आया था ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अराउंड आया था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर आपको याद हो 1951 से 56 था और सेकंड क्या था 1956 से 61 था। तो जो आईपीआर आया था वो कब आया था? सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम आया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किस में मेन फोकस करा गया था, मेन इंडस्ट्रीज में फोकस गया था। इट वाज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। आईपीआर जो आया था उसमें क्या कहते हैं कि मेन फोकस तो ग्रोथ में भी था और सोशल जस्टिस भी, कि समाज की भलाई भी हो, समाज के साथ कुछ गलत ना हो, सोसाइटी के साथ कुछ गलत ना हो और ग्रोथ भी अचीव करनी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आईपीआर 1956 में क्या था? थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो आईपीआर 1956 का आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था 1956 का, उसमें इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट में क्लासिफाई करा गया। दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पहले तो उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जो सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट जिनको सेटअप कर सकती है, जैसे कि दीज इंक्लूड एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे। मतलब एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे, मतलब बोलने का मतलब है 1956 में जो आईपीआर आया था उसमें पहला क्लास जो तीन तरीके क्लासिफिकेशन करे गए थे इंडस्ट्रीज के, तो उसमें पहले में किनको रखा गया? जो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है इंडस्ट्रीज, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे। सेकंड पॉइंट में क्या रखा गया? दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ एज। सेकंड में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जो प्राइवेट भी खोल सकते हैं और पब्लिक सेक्टर भी ओपन कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट में सेकंड जो क्लासिफिकेशन आया उसमें ये बोला गया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर, और उसमें भी जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन आया ये मतलब, तो उसमें ये बोला गया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को खोलने में, बट प्राइवेट सेक्टर का एक सेकेंडरी रोल होगा और न्यू एंटरप्राइज वर टू बी स्टेब्लिश इन दी प्राइमरली इन दी पब्लिक सेक्टर। वही बात बोली उन्होंने कि प्राइवेट और पब्लिक वाले कर तो सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट, बट प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल रहेगा, पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल रहेगा। और दूसरी बात, न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी स्टेब्लिश, और नए एंटरप्राइजेस से पब्लिक सेक्टर वाले खोल सकते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब करा गया, मतलब कि बोल सकते हैं आप पहले में भी फोकस पब्लिक सेक्टर को करा जा रहा था, गवर्नमेंट को करा जा रहा था, और सेकंड में भी फोकस गवर्नमेंट को ही करा गया। मतलब पहले में भी वही इंडस्ट्रीज बोली गई जो गवर्नमेंट सेक्टर खोल सकता है, और सेकंड में भी वही इंडस्ट्रीज बोली गई जो गवर्नमेंट सेक्टर खोल सकते हैं। और थर्ड में बोला गया कि अब जो बची हैं इंडस्ट्रीज, अब जैसे बची हैं कुछ इंडस्ट्रीज, तो वो प्राइवेट सेक्टर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया। तो आप देख रहे हैं मतलब कि मेन जो आईपीआर 1956 का आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया 1956 का, उसमें मेन लीडिंग रोल कौन था? उसमें मेन लीडिंग रोल थी हमारी गवर्नमेंट। ठीक है ना,
क्योंकि जो क्लासिफिकेशन करा गया इंडस्ट्रीज का, मतलब इंडस्ट्रीज कौन कौन किस तरीके से खोल सकते हैं, तो उसमें मेन तो गवर्नमेंट ही का पार्टिसिपेशन हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, the IPR 1956 clearly implied that the state was to spearhead sponsor the process of industrialization। वही बात है, 1956 में जो IPR आया उसमें ये साफ साफ बोला गया कि जो भी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगेंगी उसमें मेन पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आईपीआर का, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए होता क्या था कि जब उस टाइम 1947 के अराउंड कोई भी, जब 1956 का ये आईपीआर आया तो उसमें ये बोला गया कि कोई भी अगर नई इंडस्ट्रीज लगाता है प्राइवेट सेक्टर का बंदा तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। ठीक है। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग वाज टू इनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। और ये भी बोला गया कि जो कोई बैकवर्ड रीजन में क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज लगाता है तो उसको भी क्या कहते हैं कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट क्या कहते हैं उसके लिए थोड़ी क्या कहते हैं शर्तें कम रहेंगी, उससे थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई पहले बात तो अगर कोई क्या कहते हैं कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई क्या कहते हैं कि अपनी कंपनी स्टेब्लिश करता है तो उसको तो लाइसेंस चाहिए ही। ठीक है। बट क्या कहते हैं अगर कोई बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाता है अपनी, कोई प्राइवेट का बंदा है बैकवर्ड रीजन में, जैसे जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार वगैरह के किसी गांव में लगाता है कंपनी, तो उसे थोड़ा कंसेशन वगैरह गवर्नमेंट देगी, उसे लाइसेंस वगैरह में थोड़ा लाइसेंस उतने नहीं चाहिए होंगे जितने नॉर्मल एक बंदे को चाहिए होंगे। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रीजनल इक्वलिटी बढ़ेगी। रीजनल इक्वलिटी मतलब हर रीजन डेवलप होगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, ये देखिए लाइसेंस पॉलिसी टू द गवर्नमेंट वाज टू प्रमोट। जो लाइसेंस गवर्नमेंट पॉलिसी लाई थी वो किस लिए लाई थी, ताकि रीजनल इक्वलिटी हो, मतलब हर रीजन डेवलप हो। ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। गवर्नमेंट का ये मानना था कि जो प्राइवेट बंदे हैं वो कहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं, बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, जो पिछड़े राज्य हैं इंडिया के वहां लगाएं, रीजन्स हैं। अकॉर्डिंग लाइसेंस वॉज लिबरल इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन। वही बात लिखी है, देखिए लिबरल मतलब होता है फ्री, लिबरल मतलब क्या होता है फ्री, थोड़ी छूट दे देना। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनी लगाता है, बैकवर्ड रीजन में कोई भी अपनी कंपनी सेटअप करता है तो गवर्नमेंट उससे क्या देगी, लाइसेंस में थोड़ी छूट देगी, कंसेशन वगैरह देगी। ठीक है ना, मैंने जो अभी बताया। ठीक है। रेदर देन द डेवलप्ड रीजन। और जो कोई डेवलप्ड रीजन में अगर कंपनी लगाता है तो उसको लाइसेंस वगैरह में छूट नहीं मिलेगी, उसके लिए तो जो प्रोसीजर है वही फॉलो करने लग पड़ेंगे। बट अगर मान लीजिए मैं किसी बैकवर्ड रीजन में उस टाइम कंपनी सेटअप करता तो गवर्नमेंट मुझे कंसेशन देती। कंसेशन कैसे देती वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है। अ लाइसेंस वॉज नीडेड नॉट ओनली फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू इंटरप्राइज। उस टाइम ये था कि कोई नई कंपनी लगाता है तब तो उसे लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, बट अगर किसी को अपना एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ाना है, तब भी उसे लाइसेंस चाहिए होता था। कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। दिस वॉज टू रेगुलेट द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कई सारे रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, कई सारे रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट चीजों में। द फोकस टू वॉज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रेदर देन द प्राइवेट प्रॉफिट। और गवर्नमेंट का ये सब करने का मेन फोकस ये था कि सोशल वेलफेयर और समाज की भलाई हो, प्राइवेट प्रॉफिट का कम मोटिव था। अब देखिए कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल कंसेशन थे। इंडस्ट्रियल कंसेशन कब मिलते हैं, जैसे कोई प्राइवेट ओनर अपनी कंपनी बैकवर्ड रीजन में डेवलप करता है तो गवर्नमेंट उसे क्या देती थी, कंसेशन वगैरह देती थी। अब किस तरीके की कंसेशन देती थी, जैसे कि छुट्टी वाले दिन टैक्स नहीं देना है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, मतलब कि जैसे छुट्टी वगैरह हो गई, दिवाली वगैरह की छुट्टी हो गई तो टैक्स वगैरह नहीं देना है। सस्ते दाम पे बिजली दे देती थी, बोलती थी कि अगर आप बैकवर्ड रीजन में क्या कहते हैं कि कंपनी अपनी लगाएंगे तो मैं आपको सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई दे दूंगा, मतलब कि सस्ते दाम पे बिजली दे दूंगा। तो द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर ऑफर्ड मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। जो कोई भी बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाएगा उसके लिए कंसेशन थे, कंसेशन। ठीक है अपना, जैसे कि टैक्स हॉलीडे, छुट्टी वाले दिन टैक्स नहीं देना है, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई की सस्ते दाम पे बिजली। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंडस्ट्रियल कंसेशन वाज टू एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। और ये सब क्यों करा जा रहा था भाई, आप एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आपको बैकवर्ड रीजन में बोला गया कि बैकवर्ड रीजन में आप कंपनी लगाइए, आपकी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, आपको रॉ मटेरियल भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, पावर सप्लाई भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी, लैंड सस्ते दाम पे दिला देगी। ठीक है ना, तो आप चाहेंगे कि बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाएं। जब आप बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाएंगे तो आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहाँ का थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो चेंज होगा, रोड्स वगैरह बनेंगी, तो ऐसे क्या होगा हर रीजन में, जैसे हर बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाई जाए तो हर बैकवर्ड रीजन क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगी, रीजनल इक्वलिटी होगी कि सारे रीजन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सारे रीजन इक्वली डेवलप हो जाएंगे।
तो आईपीआर में ये 3 बातें बोली गई। तो मेन सबसे पहला ये बोला गया था कि 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया था इंडस्ट्रीज़ को। फिर दूसरी बात, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत थी, जो उस टाइम कंपनी खोलेगा या एक्सपेंड करेगा, दोनों को लाइसेंस की ज़रूरत थी। और तीसरी बात, इंडस्ट्रियल कंसेशन, ठीक है। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनका टर्नओवर बहुत ही कम होता है, ठीक है। टर्नओवर बहुत ही कम होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ भी बोले मतलब कि इंडस्ट्रीज का सेटअप होना। तो जो प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का था उसके 2 डायमेंशन थे। क्या क्या? सबसे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलप होना और दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलप होना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या आता है? आयरन एंड स्टील का ये आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन आता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह, ये सब आती हैं लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस में, इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेनली क्या होती हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होती हैं और सोशल जस्टिस के लिए होती हैं, ताकि समाज के साथ भलाई भी हो, गलत भी ना हो कुछ, और सोशल जस्टिस भी हो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देखिए क्या लिखा है, एक मिनट। हाँ, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन हुज इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीड 5 करोड़। देखिए, बोला गया है कि इसका डेटा क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो एक काम करूंगा मैं कि पहले तो वीको और ही देख लेते हैं, पूरा पढ़ा दूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी के भी लेक्चर डालूंगा, ठीक है ना। तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप सीबीएसई में सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ के जाइए। इसको तो पढ़िए ही पढ़िए, मगर आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी अब पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डेटा जो दिया है वही बोर्ड मांगता है, ठीक है ना। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उसका आप टेंशन ना कीजिए। तो क्या लिखा है यहाँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली डिफाइंड एज द वन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो। जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और 1951 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते थे जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 1951 में, आज के टाइम 5 करोड़ से ज़्यादा, डेटा चेंज होता रहता है, बट ये इन्होंने 5 करोड़ जब भी बुक पब्लिश हुई है तब का दिया हुआ है। और 1951 में था कि जिस भी जिस भी इंडस्ट्री का 5 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट होता था। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल क्या था कि अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग अंडरलाइन बाय द कार्वे कमेटी। देखिए, कार्वे कमेटी ने रिकमेंड करा था। कार्वे कमेटी किससे रिलेटेड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो कार्वे कमेटी बनी थी वो किससे रिलेटेड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कार्वे कमेटी को हम लोग विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी। अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल स्केल इन द थ्री। देखिए, इन्होंने, कार्वे कमेटी ने 3 करेक्टरिस्टिक्स दिए थे, किसके? एसएसआई के। 3 टाइप के करेक्टरिस्टिक्स दिए थे एसएसआई के। क्या क्या दिए थे? सबसे पहला ये दिया था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब लेबर यहाँ ज़्यादा काम करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं, ये रोजगार काफ़ी ज़्यादा देती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव। लेबर जहाँ काम करते हैं, मशीनों से ज़्यादा काम नहीं करा जाता है। वह लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मैंने आयरन स्टील ऊपर अभी बताया था, वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, मतलब कि वो मशीन से ज़्यादा काम करती हैं। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, वही बात है, टू प्रोड्यूस, कोई भी अगर आउटपुट प्रोड्यूस करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा लेबर का यूज़ करती है और कम कैपिटल का यूज़ करती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को अगर कोई भी क्या कहते हैं कि आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो वो ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करती है, मतलब ज़्यादा मशीन का यूज़ करती है, और लेबर का क्या करती है? कम यूज़ करती है। तो हाँ, अब एक बात बताइए, जब हमें ब्रिटिशर्स से, जब हम आज़ाद हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमें कौन सी इकोनॉमी मिली थी? हमें वैसी इकोनॉमी मिली थी जिसमें कैपिटल की क्या थी? बहुत कमी थी, और लेबर बहुत ज़्यादा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमें कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी मिली थी। कैपिटल डेफिशिएंट मतलब उस टाइम कैपिटल की बहुत कमी थी और लेबर हमारे कंट्री में ज़्यादा था। तो उसी तरीके से प्लानर्स ने ये सोचा, जो प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करा जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर डेवलप करेंगे तो ये जो हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है, जो लेबर ज़्यादा है हमारे यहाँ, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस मोटिव से प्लानर्स ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, लेबर से ज़्यादा काम कराते हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज हो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, रिफरिंग टू द इंटर रीजनल इक्वलिटी। अब देखिए, दूसरी बात क्या लिखी है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहती है, जैसे भिलाई स्टील एंड राउरकेला स्टील,
ठीक है? तो वो इज ऑफन एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, तो ये वहीं बने होते हैं जहां इनको स्टील मिलेगा, जहां रॉ मटेरियल मिलेगा, जहां जैसे रॉ मटेरियल निकला, जैसे जहां भी इन्होंने क्या कहते हैं माइनिंग वगैरह करी, तो जहां रॉ मटेरियल निकल आया, जहां स्टील वगैरह निकल आया, तो वहां से क्या कहते हैं इन्होंने अपना प्लांट लगा देते हैं। बट दिस इज बिकॉज द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज वेरी ह्यूज। और जो रॉ मटेरियल भी इनको ज़्यादा चाहिए होता है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस लीड टू द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरी बात, अगर ये रॉ मटेरियल वाली जगह में कंपनी नहीं लगाते हैं, मतलब जैसे यहाँ रॉ मटेरियल निकला और यहीं कंपनी सेटअप हो जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अगर यहाँ नहीं लगाते यहाँ लगा देते हैं, किसी और स्टेट में लगाएंगे, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। और एसएसआई जो होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, वो एज सच उसको कुछ नहीं होता है कि लार्ज जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं लगाना है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल नहीं होता, उनका तो एक टेंडर बेस्ड काम होता है कि हाँ ये काम है, सिलाई करनी है या कुछ भी करना है, तो उनका एज सच रॉ मटेरियल का कुछ काम नहीं होता है। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये कहीं भी बन सकती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं भी बन सकती हैं। और इक्वलिटी ओरिएंटेड, इसमें समान अधिकार सबको मिलता है, कोई छोटा ऊपर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, इसमें इक्वली ओरिएंटेड रहते हैं और बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है जहाँ भी। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर जगह लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हर जो भी हमारा बैकवर्ड रीजन है वो डेवलप होगा। ठीक है, अब देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टर। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी होती हैं तो इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, कम इन्वेस्टमेंट से हो जाता है। एंड देयरफॉर इज इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब कि तो इसको ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रमोट करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। दिखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। Accordingly, it does not lead to the concentration of economic power, rather it promote equality at different section of the society। मतलब इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किसी एक आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावर नहीं रहती। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जैसे जो भी प्लांट खोल रखा है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में किसी एक हाथ के में पावर नहीं रहती, इक्वलिटी रहती है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, सबको काम मिलता है, सब अच्छे से काम लेते हैं, कोई गरीब अमीर ये सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि उतना ज़्यादा, क्योंकि ओनर है वो भी उतना ज़्यादा अमीर ही नहीं होता, तो गरीब अमीर क्या करेगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज के टाइम क्या है, जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा का ना हो, ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं रहती, इक्वालिटी रहती है। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी इसलिए रहती है सोसाइटी में क्योंकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो सबको एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा, जो भी मतलब एलिजिबल होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो इक्वालिटी रहती है। मतलब ये नहीं कोई दूसरे को देखता है कि हाँ इसके पास अनएम्प्लॉयड है, इसको इसको मतलब किसी और दूसरे तरीके से देखो, क्योंकि सब एम्प्लॉयड होते हैं। जिस भी रीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं तो कंपनी के अंदर सब अरे एम्प्लॉयड होते हैं और उस रीजन को भी वो डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बेटर ऑप्शन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सम केसेस में। ठीक है, अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, गुड एंड बैड इफेक्ट। जो 1950 से 1990 जो आईपीआर चला, या बोल दीजिए 1947 से 1990 जो आईपीआर चला, आईपीआर तो मेनली 19 कब आया था, 1956 में आया था, अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, 1956 में आया था। ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक मिनट रुकिए, हाँ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई 1950 से 1990, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहली बात देखिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस को मेन ज़्यादातर रोल दिया गया, पब्लिक इंटरप्राइजेस का मेनली ज़्यादातर रोल दिया गया किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जो भी हमारे यहाँ कंपनी सेटअप हो रही थी तो उसको उसमें जो भी हमारे यहाँ कंपनी सेटअप हो रही थी उसमें, इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही थी उसमें मेन किसका रोल था, पब्लिक इंटरप्राइजेस का, गवर्नमेंट का ज़्यादातर रोल था। प्राइवेट इंटरप्राइजेस को सेकेंडरी रोल दिया गया था जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी 1950 के अराउंड, कि आप पहला रोल नहीं प्ले करेंगे, आप सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे, और लाइसेंस वगैरह की काफ़ी ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती थी। इट वॉज अ सिस्टम दैट विच अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब वही बात है कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती थी, एंड इन मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विथ लीगली प्रिस्क्राइब लिमिट। और कई केसेस में ऐसा होता था कि उनको गुड्स भी लीगली प्रिस्क्राइब, जितना लिमिटेड है, जितना लीगली बताया गया उतना ही प्रोड्यूस करना होता था, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे।
प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ हो रहा था वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फोकस करने में था। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जैसे हम बाहर से कुछ भी परचेज कर रहे हैं, जैसे हम बाहर से मान लीजिए एक टी परचेज करते हैं जो हमारे यहाँ नहीं बनती है, ठीक है। तो टी जब हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो उसका हम अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार करें, उसका हम अपने क्या करें, सब्स्टिट्यूट तैयार करें। इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सबसे पहली बात, और जो हमारे क्या कहते हैं करेंसी की वैल्यू है वो कम नहीं होगी, क्योंकि हम जब बाहर से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उनकी करेंसी में पेमेंट करते हैं, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व होता है, जो हमारा रिजर्व होता है आरबीआई के पास रिजर्व होता है, वो कम हो जाता है। तो वही बात है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है, कई सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जो बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका हम अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार करें। तो ये उस समय मेन एजेंडा था। एजेंडा किसका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी उनका मेन मोटिव क्या कह दीजिए, ये भी मोटिव था कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन, जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन तैयार करना है। इम्प्लाइंग दैट प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स वाज टू बी अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी व्हिच फॉर इंपोर्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलने का मतलब है कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट अब नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों का हम अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट तैयार कर लें, ठीक है, ताकि बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। द आइडिया वॉज टू अचीव सेल्फ रिलायंस, मतलब अब वही आत्मनिर्भर टाइप में बनने का आइडिया था। और एज वेल एज टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और मतलब आइडिया ये था कि हम सेल्फ रिलायंस हो, बाहर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, इंपोर्ट ना करें कोई भी चीज़, और हम कम से कम फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ करें, फॉरेन करेंसी का हम क्या करें, कम से कम यूज़ करें, क्योंकि फॉरेन हमारे पास हर करेंसी का क्या होता है, रिजर्व होता है आरबीआई के पास। तो अगर हम इंपोर्ट करने में ही वो सारा पे ऑफ कर देंगे तो बाकी का चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो यूज़, इकोनॉमाइज मतलब क्या होता है, मिनिमम यूज़ करना है फॉरेन करेंसी का। क्यों, क्योंकि अब हमें इंपोर्ट नहीं करना है। जब हम फॉरेन करेंसी का मिनिमम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है भाई, हमारी जो वो रुपी की वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आप समझाऊंगा। बस इतना आप समझिए कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करते हैं तो सेल्फ रिलायंस होते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, हम खुद के ऊपर। वही बात है कि आप कोई चीज़ परचेज करके ना लाएं, आप खुद बना लें। दूसरी बात, हम फॉरेन करेंसी का कम यूज़ करते हैं। एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। और दूसरी बात, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा था फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन से कंपटीशन कॉम्पीट ना कर सके उनको फॉरेन वाले, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उस तरीके के कैपेबल थी नहीं। अगर फॉरेन कंपटीशन को आने दे दिया जाता है यहाँ, फॉरेन इंडस्ट्रीज को लगाने दिया जाता है यहाँ, तो वो क्या करती, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देती, क्योंकि उनका गुड्स अच्छा होता है और चीप भी होता है, ठीक है। तो फॉरेन कंपटीशन, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी उनको कॉम्पीट करके ख़त्म कर देती डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। कैसे, तो इसलिए क्या करा गया, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थी या फॉरेन से जो माल आता था उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, ताकि वो कोई माल खरीदे ना। जो भी गुड्स आता था फॉरेन से उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, इस वजह से ताकि लोग फॉरेन की चीज़ें ना खरीदें, जो लोग इंडियाई की चीज़ें खरीदें, ठीक है। हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स लगाए जाते थे, और फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास। इट वॉज रियलाइज दैट प्रोडक्शन वुड बी फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वही बात है कि कोटास, फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास लगाए जाते थे कि कितना आप बाहर से माल खरीद सकते हैं, एक लिमिट करी जाती थी। और ये सब इसलिए करी जाता था कि ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें, लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे ही सामान खरीदें, ठीक है ना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसलिए बनाई गई थी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हमारे यहाँ अच्छा हो जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिले, एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटी हो समाज में, ठीक है। गुड इफेक्ट्स क्या थे, गुड इफेक्ट्स ये थे कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हुआ 1950 से 1990, तो उसका गुड इफेक्ट ये था कि एक तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बिग पुश मिला। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आउटपुट मतलब कि इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इंडस्ट्रीज में जो आउटपुट बन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। देयर वॉज अबाउट 6% एनुअल राइज होने लगा, हर साल 6% के हिसाब से ग्रोथ होने लगी आउटपुट में 1950 से 1990 में। देयर वॉज मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन, अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में कई तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लाए थे 1956 में, उससे काफ़ी चीज़ें आई। सबसे पहली बात, 6% के हिसाब से हम लोग हर साल ग्रोथ करें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करने लगे। हमारे यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ, भिलाई स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ।
इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हमारा, इंडियन इकोनॉमी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई, इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। किस लिए? आप ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों बनती हैं? आप तो जानते ही हैं, ग्रोथ हो और साथ में साथ सोशल जस्टिस भी हो। ब्रीफली द ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न इन द इकोनॉमी शोड अ मार्क्ड थ्रस्ट ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। अभी तक हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न चलते थे, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते थे, तो उसमें ही क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया, इंडस्ट्रीज का सेटअप काफ़ी ज़्यादा देखा गया सोशलिस्टिक पैटर्न में, क्योंकि हम लोग 1990 तक हम लोगों ने सोशलाइजेशन करा है, मतलब पूरी पूरी इकोनॉमी में हमारा क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के टाइम ये सब चीज़ें हुई। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो बने थे, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इक्वलिटी हो, सेल्फ रिलायंस हो, इनमें सब में ग्रोथ देखी गई। मैंने आपको बताया था ना कि शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल क्या थे 5 ईयर प्लान के, तो ये सब थे मेनली। क्या कहते हैं, जो 5 ईयर प्लान बने थे उनके क्या क्या गोल थे, ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, इक्वलिटी हो, सेल्फ रिलायंस हो, तो ये सब उसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे। जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन था वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा था। बैड इफेक्ट्स क्या क्या है?